चलिए बच्चों, ये है हमारा पांचवा सवाल और पांचवा सवाल है बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में है कि a/3 b/4 c/7 ये तीनों बराबर है। तो कहता है a + b + c बटा c क्या होगा। बच्चों देखिए कैसे इसको बनाएंगे। ये तो डायरेक्ट आपका पढ़ते होंगे, रेशियो तो पता चला होगा। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है तो a b और c निकालेंगे तो भागे से गुना में जाएगा 3k और ये 4k और ये 7k तो k तो मिलेगा ही नहीं, कट जाएगा और ये आंसर दे देगा 3:4:7। इसका मतलब हुआ कि a + b + c/c। तो देखिए ऊपर भी 1 डिग्री है, नीचे भी 1 डिग्री है, तो डायरेक्टली हम a b c का मान पुट कर सकेंगे। 3 + 4 + 7 अप टू 7 तो 7 4 11 3 14 और बटा 7 7 दूनी का 14। आंसर क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। तो ये रेशियो का बहुत सिंपल सा सवाल था। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए बच्चों अब चलते हैं छठा क्वेश्चन। तब तक आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों, ये हमारा सवाल है छठा और छठे नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 64 - 0.008 और बाई 16 + 0.8 + 0.4 का मान ज्ञात करें। ये सवाल आपको पता होगा बेटा, सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन में आप बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि ये जो है और ये कहीं ना कहीं किसी का क्यू है। तो ये किसका क्यू है? 4 की क्यू है। आइए 0.2 की होल क्यू है। अब आप पढ़ चुके होंगे AQ - BQ। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने AQ - BQ बटा A² + AB + B² अगर डिवाइड करेंगे तो A - B होगा, क्योंकि इसकी इक्वल टू होती है इतना गुना इतना। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा तो उतना लिखा गया था, बट वो गुना से चला आया भाग, यानी इतना बड़ा क्या होगा। मैं कभी ऐसा भी आपको मिल सकता हूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ जा रहा है A + B तो A² - AB + B²। इसका मतलब ये भागा रहेगा तो ये मिलेगा, ये रहेगा तो वो मिलेगा, यानी इसी के जगह पर ऐसा भी रह सकता था और ये आंसर ये देता है ना। उस तरीके से ये डिवाइड करता तो ये आंसर देता। तो यहां पर तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि ये बन जाता है 4 का स्क्वायर प्लस 4 × 0.2 और प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो फार्मूला सेट कर गया सर, AQ - BQ A² + AB + B², क्योंकि इसे स्क्वायर करने से ये मिल जाएगा। यहाँ पे 0.4 है क्वेश्चन में और ये गुना करने से ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसका आंसर क्या होगा बच्चों? A - B। A की जगह कितना है 4 और -0.2 और 4 में से 20 पैसा चला जाएगा 3.8 ₹3.80। तो बस ये फॉर्मूला बेस्ड था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें। तो ये हमारा छठा नंबर सवाल था। चलिए इसको देखते हैं, नेक्स्ट अगला देखते हैं। चलिए बच्चों, ये है सवाल नंबर 6। कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या 13, 15, 18 से पूरी विभाजित हो। देखिए ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल होता है, विभाजित हो जाए, है ना। ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल होता है। तो ये टॉपिक एलसीएम का सवाल है और इस एलसीएम के सवाल में कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। कई लोग ऐसे बनाएंगे कि हालांकि ये सही भी है, छोटी छोटी संख्या में क्या घटा है। मान लीजिए दे रहा है कि 15 घट है, तो ये 13, 15 और 18 से विभाजित है। अब बताओ बच्चों, इन तीनों नंबरों से विभाज्य एलसीएम होता है, जो 2 से 4 से 6 से विभाज्य एलसीएम होता है। तो 13, 15, 18 से विभाज्य क्या होगा? एलसीएम। तो कह रहा है कि 15 घटाए तब एलसीएम हो, यानी 15 घटाए तब इन तीनों से कटे। इसका मतलब है कि ये 15 घटने से ये कटने वाला है, यानी वो नंबर तो क्या दे रखा, वो नंबर तो चारों ऑप्शन में x दे रखा, लेकिन ये कटने वाला कब बनेगा? जब 15 घटाएंगे तब। तो क्या कह जाता है, माइनस रहे तो उधर जाके हो जाता है। तो लिखा रहता है, कॉन्सेप्ट में पढ़ाता हूं तो बोलता भी कि बेटा घटाने वाला रहेगा तो जोड़ेंगे और जोड़ने वाला रहेगा तो घटाएंगे, तो घटाने वाला जोड़ेंगे। लेकिन जब हमको बाई ऑप्शन चलना है, ऑप्शन ज्यादा इजी होगा। आप खुद सोचिए कि वो नंबर तो x का वैल्यू रहा होगा, लेकिन इसको 15 घटाने के बाद
इन सभी से कटने वाला रहा होगा, यानी 15 घटने के बाद कटना ना, तो 15 घट गया। अब देखिए सब में 15 घटने के बाद जो भी आए वो 13, 15, 18 से कटने वाला आना चाहिए, इन तीनों से कटने वाला आना चाहिए। 70 से 15 चला गया 1155, 85 से 15 गया 70, 55 से 15 गया 40, 40 से 15 गया 35, 35 नहीं 25। ध्यान देंगे, सावधानी होगी दुर्घटना घटे तो ध्यान देना है, फास्ट में ऐसा नहीं करना, गलती हो जाए। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होना चाहिए, सही सही होना चाहिए। तो 70 से 15 गया, 55 15 70 हुआ, 85 15 70 हो गया, 55 15 40 हो गया। लेकिन ये तीनों से कटने वाला होना चाहिए। बोलो बच्चों, इसमें सबसे सुंदर नंबर मेरे को दिख गया 9 दूनी 18, 9 से कटने वाला होना चाहिए। और कोई भी नंबर 9 से तभी कटता है ना जब वो क्या हो, डिजिट सब 9 देखे। आइए सर, 5 5 10 2 12 नहीं कटेगा, 7 2 9 यही कटेगा, 4 2 6 नहीं कटेगा, 5 2 7 2 9 ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, दोनों कट रहा है। लेकिन इसमें एक और नंबर 13 भी है। 13 के पहाड़ा में 13 चौके 108, 13 8 104, 8 बचा 8 के बाद 85, 13 के टेबल में 85 नहीं आता है, यानी ये नहीं कटेगा और ये आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक और चीज था कि 13 से 15 से 18 से कटना चाहिए, 18 वाला काम तो मेरा बन गया, लेकिन 13 वाला बनना चाहिए ना। तो 13 से ऐसे भी चेक करते हैं कि 13 से अगर 1300 कटता है 1125 से, मतलब कितना कम है, 175 कम है, क्योंकि 1200 के लिए चाहिए है ना। तो ये ध्यान देना होगा कि 1200 के लिए चाहिए 75 और 175, 175 13 के टेबल में नहीं आता है। किसी तरीके से आप चेक कर लो भैया, और स्पीड आएगा, आप ध्यान दें, स्पीड बिल्कुल आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये। और कई बच्चे फिर एलसीएम निकालेंगे, यही में एमसीक्यू जाके बस पे जुड़ जाएगा, तो आंसर कौन जाएगा 1185, ऑप्शन बी होगा सर। ओके, चलते हैं 7 नंबर सवाल। तो चलिए बच्चों, ये है हमारा सवाल 8वां सवाल है बच्चों, क्यूबॉइड से, घनाभ से। कह रहा है एक घनाभ के विमाओं में, विमाओं मतलब डायमेंशंस, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इनकी रेशियो क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जो रेशियो है दोस्त वो 2 3 4 है। तो कहता है यदि इसका आयतन 3000 हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। पहले फॉर्मूला जान लेते हैं कि वॉल्यूम होता है LBH सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर इसका यूनिट है, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है बच्चों वो होता है 2 × LB + BH + HL। अब देखिए एक बहुत अच्छा सा चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वॉल्यूम कितना है 3000, तो वॉल्यूम की कंपेयर वॉल्यूम से होगी। हम लोगों की अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या होगा LBH, 2 3 6 6 चौके 24। जिनको लगता है कि हम ऐसे ही करें, ऐसे ही कर सकते हैं, 2 × 3 × 4 भी कर सकते हैं, वरना 24 से भी कर सकते हैं। तो आप ये बता दो मेरे को कि LBH क्या किए, वॉल्यूम का कंपेयर वॉल्यूम से किए। अब हमको निकालना था संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। देखिए एक बात समझिएगा, अगर 3 टर्म का प्रोडक्ट आप करेंगे, 2 टर्म का प्रोडक्ट तो रूट लेंगे और 3 टर्म का प्रोडक्ट तो क्यूब रूट लेंगे। विशेष हम लोग इसको रेशियो में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और ये जो मैं प्रोसेस लगा रहा हूं मेंसुरेशन का लगा रहा हूं, और रेशियो मेथड से मेंसुरेशन के सवाल को डील कर रहा हूं। लेकिन बाद में क्या करना था, ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम का कंपेयर वॉल्यूम से कर लिए। वॉल्यूम 3 टर्म का प्रोडक्ट था इसलिए क्यूब रूट किए, 2 टर्म का प्रोडक्ट होता है स्क्वायर रूट लेके, 3 टर्म के होने की वजह से क्यूब रूट लिया। लेकिन अब जो फाइंड आउट करना है उसमें 2 टर्म का प्रोडक्ट निकालना है, LB L × B, BH B × H, यानी 2 टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। अगर 2 टर्म का प्रोडक्ट निकालना है, 2 का गुणनफल निकालना है, तो आपको कट का स्क्वायर करना होगा। अगर 3 टर्म का प्रोडक्ट निकालना होगा तो कट का क्यूब करना होगा। LB 2 3 6, तो 2 × 2 3 6, और 3 चौके 12 और 4 दूना 8। ऐसा नहीं है कि मतलब ये पूरा इतना करना जरूरी है, आप पूरा करके भी एक बार गुना कर सकते हो। अरे भाई पूरी करो या डायरेक्टली करो, बात बराबर है। 2 3 6, 3 चौके 12, 6 दूना 12, 30 से 26 दूना 52। देखिए यहाँ 52 लिख दिया। और ये देखो बच्चों 4 3 12 दूना 2400 हो गया, तो 2400 से भी काट सकते हो डायरेक्टली, और नहीं तो 4 से काटो पहले,
या 3 गुना 6 से काटो, 6 बचे 30, 500 हो गया। 3 गुना 6 से काटे, 6 बचे 30, 500 हो गया। और 4 से फिर कटेगा 125 हो गया 500। 125 किसकी घनमूल है सर? 5, और उसके बाद फिर से स्क्वायर करना था और गुना 52, तो हमारा आंसर हो गया 25 गुना, ये तो 52 था ना, 26 गुना 52, 12 20 तो 52 गुने 25। 25 को 50 मरतबा गुना करो, 25 बचे 125, 1250 और 25 गुने 50, 1250 और 50, 1300। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। मैं समझता हूं समझ आ रहा होगा। आप अच्छे समझना चाहते हैं दोबारा वीडियो को देखें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, और ये जो सारी चीजें कर रहे हैं तो बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग है उसी से मैं कर रहा हूं। तो मैं फिर से बता दूं कि जब 2 टर्म का प्रोडक्ट होगा तो स्क्वायर रूट, 3 टर्म का प्रोडक्ट होगा तो क्यूब रूट लेंगे, इसलिए मैंने 3 टर्म का प्रोडक्ट था मालूम, इसलिए क्यूब रूट लिया। और अगर निकालना है उसको देखना है, निकालना है उसको देखिए कि 2 टर्म का प्रोडक्ट है तो स्क्वायर करिए, 3 टर्म का प्रोडक्ट है तो क्यूब कीजिए। ओके, चलिए चलते हैं अगला सवाल। तब तक आप सारा स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों, ये है हमारा 9वां सवाल। और सवाल ये कहता है कि एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। सर आपको तो पता होगा सर पाइप होता कैसे है, इस तरह का कुछ पाइप होता है। ये स्मॉल आर और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, तो स्मॉल आर तो 3 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर 4 सेंटीमीटर है। कहता है एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है और लेंथ तो भैया दे रखा है 125 सेंटीमीटर, जो हाइट होता है ना उस यहाँ पर लेंथ का काम करेगा। तो ये 125 सेंटीमीटर लेंथ हाइट का है, यानी लेंथ का है, रेडियस दोनों का दे रखा है, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं दे रखी है, उसका वक्र पृष्ठ यानी कि लैटरल सरफेस एरिया LSA, और इस पाइप का यानी कि सिलेंडर है ये बेलन जिसको बोलते हैं, तो सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ होगा यानी जो लैटरल सरफेस एरिया होगा 2 पाई r प्लस स्मॉल r इनटू h, क्योंकि दोनों का निकालना है, आंतरिक और बाह्य, उसका वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि आंतरिक बाह्य दोनों दिया हुआ, इस बात को ध्यान रख के निकालेंगे आप। तो 2 पाई, पाई के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि 22/7 निकलेगा। और रेडियस दोनों ऐड होगा तो 3 और 4 ऐड होकर 7 होगा। h कितनी है? 125, और सारे के सारे सेंटीमीटर में है, ये भी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। 125 गुना 250 गुने 22, अब 25 को 20 मरतबा करोगे 5000 है ना, 250 को 20 मरतबे करोगे तो 25 गुना 50 और 2 शून्य आ जाएगा, 25 गुना 250 गुना 500 फिर आ जाएगा, तो 5000 और 250 यानी कि 5250 आना चाहिए। नहीं, 250 गुना 500 हुआ ना, तो 500 और 5000 5500, यानी आंसर सी होगा। तो चलिए सीएमसी के नाम पर इसका आंसर सी मारे। 25 गुना 50 का 0, 25 गुना 50 और 5 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है। कोई दिक्कत? तो चलिए हम समझ रहे हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये हमारा 9वां सवाल था, है ना। इसके बाद चलेंगे 10वां। तब तक आप स्क्रीनशॉट लें इस सवाल का। चलिए बच्चों, ये हमारा सवाल जो अगला है वो है ट्रिगो से। ट्रिगोनोमेट्री से सवाल क्या है, 1 - sin 60 / cos 60 का मान क्या होगा। देखिए ज्यादा बेहतर क्या होता है 1 cos कर देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है sec। थोड़ा ध्यान देंगे, 1 cos का मतलब sec होता है sec 60, और sin cos का मतलब होता है tan 60। असल sec 60 मतलब cos 60 का उल्टा, cos 60 मतलब sin 30 का उल्टा। sin 30 1/2 होता है तो cos 60 भी 1/2 होगा, और cos 60 1/2 तो sec 60 खाली 2 हुआ, और tan 60 तो भैया √3 होता है। So 2 - √3 is correct answer, options B। सर आपको मैं वादा करता हूँ स्पीड आपका बिल्कुल बढ़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा तभी कुछ अच्छा होगा, इसलिए मेहनत कीजिए मेरे साथ, मैं आपके साथ पूरा लगा दूंगा। तो ये हमारा 10वां सवाल जो ट्रिगोनोमेट्री से था।
1 माइनस साइन 60 अपॉन cos 60 बारी बारी से डिवाइड किया, 1 बाई cos 60 sec 60 हो गया, sin बाई cos tan 60 हो गया। दोनों का वैल्यू बस याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू का ही केंद्र हो गया। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है लेकिन ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से। ऊंचाई और दूरी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, एडवांस का टॉपिक है ना। एडवांस के टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री नामक के चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, उसमें पढ़ना है। ये कहता है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार कितना है बाबू? 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, ठीक है ना। और 50 मीटर ऊंची एक मीनार में दोस्त क्या कह रहा है बेटा कि 50√3 मीटर की दूरी पर है, ये 50√3 मीटर की दूरी है, उस पर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण मीनार का क्या होगा। तो देखिए नीचे से ऊपर, यानी यहाँ से कोई बंदा इस मीनार की चोटी को देखता है, जब नीचे वाला ऊपर की ओर देखता है तो नीचे वाले के आंख पर उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर वाला जब नीचे को देखता है तो अवनमन कोण। यानी जब शाम का समय होता है और गलियों में जब नीचे वाले लोग ऊपर वाले को देखते हैं, आप समझ रहे होंगे, तो ऊपर वाले के आंख पर अवनमन कोण और नीचे वाले के आंख पर उन्नयन कोण बनता है। तो ये नीचे उन्नयन कोण बना, आइए जो ऊपर वाली है ना उसके आंख पर क्या बनेगा? अवनमन कोण। आइए दोनों क्षैतिज के संपर्क में बनता है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। ये दोनों पैरेलल होता है। तो यहाँ अगर जो भी एंगल बना, बाय द वे थीटा बना, थीटा का मतलब जीरो बन जाए, ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि जब दो रेखाएं समानांतर होती है, पैरेलल होती है, तो अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो नीचे वाले के आंख पर उन्नयन कोण, ऊपर वाले के आंख पर अवनमन कोण बनेगा। ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन फिलहाल हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल सेट का सॉल्यूशंस कर रहे हैं, जिसका भी आपको बहुत सा फायदा मिलेगा। तो उसी फायदे के उद्देश्य हम लोग उसका काम कर रहे हैं कि जो बच्चा बेचारा पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, वो अच्छे से समझ पाएगा सॉल्यूशन से, क्योंकि मैं सॉल्यूशंस बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास कर रहा हूं। तो 50 मीटर की दूरी पर था ऊंचाई, 50 मीटर की दूरी पर प्रस्तुत था। यहां से देखा तो उन्नयन कोण क्या बनेगा? सर ये p का काम करेगा, ये b का। बहुत बच्चे ऐसे बनाएंगे tan थीटा p बटा v, यानी 50 बटा 50√3, ये 50 कर दिया 1/√3 tan कितना डिग्री का? 35 डिग्री का। तो थीटा बराबर 30 डिग्री। लेकिन दरअसल हम लोग अभी पढ़े नहीं है तो ऐसे कर दिया, बल्कि पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये 1 आ गया, ये √3। आइए ध्यान रखना है कि √3 के सामने 60 होता है, 1 होता है 30 के सामने, और ये तो भैया 1√3 होगा तो ब्रैकेट से ये 2 होगा और 2 के सामने 90 होगा। तो ये सारे कुछ पढ़ेंगे, है ना। अब अगर कल को पूछ देता कि ऊपर वाला नीचे वाला का पर देखा तो अवनमन कोण क्या होगा, तो जितना उन्नयन होगा उतना अवनमन होगा। यानी 30 डिग्री से नीचे वाला ऊपर वाला को देखा तो थोड़ा 30 डिग्री से नीचे को देखा देखिए बराबर का, तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा। मैं समझता हूं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, समझ में आपको आ रहा होगा। 12 नंबर सवाल। तो चलिए बच्चों अगला सवाल है ज्योमेट्री से, ज्यामिति से, सर्किल नामक चैप्टर से। सर्किल चैप्टर से ज्यामिति का सवाल है सर। इस ज्यामिति के सवाल में क्या कह रहा है कि दो कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स माने जीवा। तो दिए गए चित्र में जीवा AB और CD, ये रहा आपका AB और CD, दोनों एक दूसरे को एक्सटेंड करते हैं, तो बाहर बढ़ाने पर P बिंदु पर कट करते हैं। हालांकि ये फिगर बना हुआ है क्योंकि प्रश्न लिखा हुआ है दिए गए चित्र में। हालांकि कभी-कभी भाषा पर लैंग्वेज देके आपको बनाना होता है, तो खैर ये दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं देता तो आपको ध्यान देना होता। तो दिए गए चित्र में जीवा AB और CD, यानी कॉर्ड AB और CD एक्सटेंड करने के बाद, बढ़ाने के बाद बाहर बिंदु P पर कटते हैं। ये दोनों कभी-कभी अंदर कट जाएंगे और कभी बाहर जाके बढ़ाने पर कटेंगे। तो जब ऐसी कंडीशंस हो तो किसी एक पार्ट का लंबाई पूछेगा, तो यहाँ पर जीवा AB की लंबाई ही पूछ दी। देखिए सर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जब पढ़ेंगे विशेष रूप से मैं जब बताऊंगा एक टॉपिक के रूप में सर्कल, तो सर्कल नामक चैप्टर में आपको ये थ्योरी समझ में आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना होता है कि जब दो कॉर्ड्स या तो अंदर या तो बाहर प्रतिच्छेद करें, तो उसके जो इंटरसेप्ट के प्रोडक्ट होते हैं, अंतःखंडों के गुणनफल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जब किसी वृत्त की जो दो जीवाएं अंदर या बाहर बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो उनके जीवाओं के अंतःखंडों के गुणनफल बराबर होते हैं। तरीका याद करने का बड़ा सिंपल है दोस्त, यहाँ से जहां से कट रहा है वहां से अधूरा लेंगे और वहां से पूरा लेंगे। मैं तो इसको बना दिया हूं एक फार्मूले के रूप में, आप बस बनाने का प्रयास करें। यानी पापा A गुने पापा B
और बराबर पापा सी गुना पापा डी। देखिए पापा ए हुए, पापा बी हुए, पापा सी हुए और पापा डी हुए। यानी जहां पे कट करता वहां से आधा लेना, वहां से पूरा लेना। ध्यान देंगे वहीं से लेना है। कहां तक? छोर बिंदु। किसकी छोर बिंदु? कॉर्ड्स के। तो कॉर्ड्स के ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों तक जानी होती है। तो पी ए कितनी होगी सर? ये तो मुझे मालूम नहीं। ये x अगर होगी तो ये वाला x + 3 होगी, यानी x + 3 होगी तो ये x होगी। आइए PC कितनी होगी? अगर ये 5 होगी तो ये कितनी होगी? 10 5 15 होगी। तो अब ये तो बड़ा सिंपल ढंग हो गया जी। ये 5 हुआ तो ये 15 हो गया, और ये PVX नहीं था, PV 3 था। तो काटो ना, 3 × 5 = 15 का बचे 25। और अगर मुझे x निकालना है तो 25 में से 3 चला जाएगा तो हमारा आंसर होगा 22। यानी 22 पे ऑप्शन में है कि कुछ और पूछ दिया है। तो पूछा है जीवा AB की नंबर, हम लोगों ने सही किया है ना। तो यहाँ लगता है ऑप्शन में एरर है, 22 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं थी। आप अगर अच्छे से करोगे तो आपको समझ में आएगा, और जब विशेष पढ़ोगे तो फिर अच्छे से आएगा। तो मैं समझता हूँ ये आपका जो भी नंबर हो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? तो ये सवाल नंबर इससे पहले हो चुका है, 12 नंबर सवाल है। तो चलिए बच्चों उत्तर का स्क्रीनशॉट लें, हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों एक बार फिर से सवाल हमारा एवरेज नामक टॉपिक से आ गया। एक बार फिर से सवाल जो है एवरेज नामक टॉपिक से आ गया है ना। क्या है? x संख्याओं का औसत y है, यानी शुरुआत के ग्रुप में x संख्या है और उसका एवरेज y है। तो बेटा एवरेज का मतलब क्या होता है? दोबारा ये सवाल कर रहे हैं हम लोग ऐसे, सम बटा लो। तो सम बराबर क्या? एवरेज गुना नंबर होगा, एवरेज गुना नंबर होगा। एकदम सम बराबर एवरेज गुना नंबर होगा। तो अगर हम इस सवाल को करने चले तो x संख्याओं का औसत y है, तो x संख्याओं का सम कितना होगा? x संख्याओं का सम कितना होगा? एवरेज इनटू नंबर। एवरेज y है, नंबर x है। उसी प्रकार से y संख्याओं का अगर सम निकालने का प्रयास करें तो y संख्याओं का एवरेज तो x है और संख्या y है। अगर हम इन दोनों संख्याओं का सम निकालने का प्रयास करें, x + y संख्याओं का सम, तो क्या होगा? दोनों जुटेगा भाई। x संख्याओं का योग y संख्याओं का योग, तो दोनों की संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? इसका योग प्लस इसका योग। बात बराबर x y y x बराबर है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालें, यानी कि एवरेज किसका निकालना है? x + y संख्याओं का सम, यानी लिखेंगे x + y संख्याओं का सम और बटा संख्या कितना? x और y। तो x + y संख्याओं का सम कितना है सर? xy प्लस xy। तो इसे जोड़ सकते हो बेटा, 2xy बटा x + y। बात तो बराबर हो गई, xy या yx दोनों एक चीज है। तो हमारा आंसर हो गया 2xy बटे x + y, है ना। तो कोई बड़ी चीज नहीं थी। आप ये देख लीजिए कि अगर हम लोग क्वेश्चंस को पूरे समझ के ढंग से करें तो हर एक क्वेश्चन इजी है। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लें और समझने का खूब बेहतरीन ढंग से प्रयास करें। नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो को देखें। चलिए बच्चों ये है हमारा सवाल 14 सर्कल नामक टॉपिक से सवाल है। अभी तुरंत भी एक सर्कल का सवाल आया था और फिर से एक सवाल आया है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है और AOB वृत्त का व्यास है। चलिए बनाते हैं। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो बेटा वो तो डायमीटर के ऊपर होगा या डायमीटर उससे होकर गई होगी।
एक वृत्त इसका केंद्र O है, यानी सर्किल O है, सर्किल का सेंटर O है सर। एक वृत्त इसका केंद्र O है, सेंटर माने केंद्र O है, तो O क्या होगा, व्यास AB पर होगा या व्यास उस O से होकर क्या होगा, AOB। कहता है ABC 70 डिग्री है, यानी C कोई पॉइंट है जो सर्किल पर रहा होगा, और कह रहा है ABC कितने डिग्री का रहा होगा, B के ऊपर जो बनाया उस सर्किल। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी इस सेंटर के ऊपर इस कॉर्ड AB के द्वारा स्ट्रेट एंगल कितने का बना होगा, 180, यानी केंद्र पर बना कोण 180 है। इसी चाप के द्वारा, इसी व्यास के द्वारा या जीवा, व्यास एक प्रकार का जीवा है, कॉर्ड है, तो केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण में रिलेशन होता है। परिधि में धा लगा होता है, धा माने आधा, यानी परिधि पर जो कोण बनेगा केंद्र से आधा, और केंद्र में जो कोण बनेगा परिधि से डबल। तो यहाँ अगर डबल बना होगा तो वहाँ आधा बनेगा 90। ऐसे भी सेमी सर्कल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, अर्धवृत्त का कोण संपूर्ण होता है ना। और दूसरी थ्योरी कि केंद्र पर डबल बनेगा तो परिधि पर आधा बनेगा। अब है कि किसी ट्रायंगल में एक एंगल 70 है, 90 है, तो 180 होने के लिए इसे कितना बनना पड़ेगा, 20, और हमें यही पूछ रहा था BAC परिधि का मान 20 डिग्री। बच्चों देखिए, जब कोई स्टार्ट होता है तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो मैं सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हो सकता है बच्चों को लगेगा कि क्या पढ़ाएंगे, अरे बच्चा ऑफलाइन बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन बनाया है, अपने अचीवमेंट को प्राप्त किया है, अपने ख्याति, अपनी जो प्रसिद्धि है, अपनी जो जॉब है उसको प्राप्त किया है। तो ऑफलाइन में तो बहुत बच्चे जानते हैं, मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन में भी आप लोग जाने, और मेरे पास जितना है उतना हम देने का प्रयास करेंगे। पूरा कंटेंट मैं डिलीवर करने का प्रयास करूंगा, पूरे के पूरा मैं देने का प्रयास करूंगा, और बल्कि मेहनत करके चर्चा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होता है कि कॉपरेट कितना होता है। इंसान किसी भी क्षेत्र में तभी आगे बढ़ सकता है जब उसका कॉपरेशन बेहतरीन हो। तो मेरे लिए ये सबसे नई चीज है। मैं समझता हूँ कि ऑफलाइन में बहुत से बच्चे जानते हैं, बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी, अपने जीवन को बनाया भी, लेकिन यहाँ पे आप कितने कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं, कितने बच्चों को फायदा हो रहा है, कहाँ तक आप पहुँचा पा रहे हैं। तो जितने सारे बच्चे मुझे जान रहे होंगे, वो बच्चे कम से कम ये प्रयास करें कि दूसरे नए लोगों के पास जाए ये वीडियो, और वो वीडियो देख करके और ये समझने का प्रयास करें कि अरे यूट्यूब पर भी कोई बंदा है जो बहुत अच्छा एडवांस लेवल का कंटेंट दे पा रहा है। अरे ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है सर, पढ़ाने से सिर्फ मतलब है, मतलब ये है कि दुनिया को एजुकेशन मिलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, है ना। ऑफलाइन में क्या होता है, सामने पढ़ते हैं आप, ऑनलाइन में क्या होता है, मुझे आपके लिए पूरा सोच समझ के विचार करके ऐसी वीडियो बनानी होती है जिससे मैं समझता हूँ कि हम एक स्टूडेंट के रूप में सोच समझ के बनाएं कि स्टूडेंट रहता तो क्या पूछता है यहाँ पर। तो मैं सारी चीजें पूरा जैसे खुल के पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, वैसे ही ऑनलाइन में देने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप प्रयास करेंगे हमारा, इसी उम्मीद उत्साह के साथ मैं आपके साथ लगा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। चलते हैं नंबर 15 की ओर, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, ये हमारा सवाल अगला है परसेंटेज का, और परसेंटेज का सवाल में ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले जो विन कर गया, जीत गया, उसको कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजय हुआ, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। देखिए बच्चों, इसमें जो सवाल आता है, इतने अच्छे सवाल परसेंटेज से पूछे जाते हैं इसका उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन खैर ये उन सवालों में से सबसे इजी सवाल है। जब हम परसेंटेज का टॉपिक करेंगे तो ऐसे सारे सवालों को करेंगे जो बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ पे कुल इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में कुल वोटर्स हैं, उसका 65% जीतने वाले को मिला। अगर जीत गया जो 65 लाया है, कब जब टोटल वोटर कितने हैं, टोटल वोटर्स हैं 100%, उसमें से जो जीता है वो 65 लाया, यानी जो लॉस हुआ है वो कितना लाया, 65 लाया, जो लॉस हुआ है वो 35 लाया, क्योंकि दोनों जुड़ के 100 और कोई अवैध वोट नहीं हुआ, कोई इनवैलिड नहीं हुआ, कोई नोटा का इस्तेमाल नहीं किया, कोई बहिष्कार नहीं किया, डायरेक्टली 2 उम्मीदवार खड़े थे, एक को 65 मिल गया, एक को 35 मिल गया, हार जीत कितने से हो गई, 30 से। अब कह रहा है किताब कहा कि 900 वोटों से विजय हो गई, यानी ये तो 30 वोट से विजय हुआ। कुल मतों की संख्या क्या करें, कुल मत 100, 30 का स्क्वायर होता है 900,
और 100 से गुना करेंगे 3000। ये कुल वोटर्स कितने होंगे सर? 3000। मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक आप इसको समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल जो मेरा है वो है आपका एलिगेशन मिक्सचर नामक चैप्टर से। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? तो बच्चों अगर ये लोहा 10% हो जा रहा है 20% से, किस वजह से? क्योंकि आप अलग से बालू मिला रहे हो, तो इसका कंटेंट क्या है कि बालू मिलाए तो लोहा सेव करो, लोहा मिलाए तो बालू सेव करो। तो यहाँ क्या मिला है? बालू मिला है, लोहा को सेव करो। तो लोहा को सेव कैसे करें? तो पहले 10 किलोग्राम का मिश्रण था, उसमें लोहा कितना था? 20%। अब अलग से बालू मिलाया है, तो बालू मिलाने से मिश्रण तो बढ़ेगा, 10 का 1 हो जाएगा। क्योंकि आप अलग से कुछ मिलाते हो और उसके मिलाने से अगर बढ़ता है तो यहाँ कहीं ना कहीं बालू की परसेंटेज बढ़ेगी टोटल में, इसलिए बालू का प्रतिशतता बढ़ जाएगा। लेकिन लोहा तो जितना पहले था वो 10 में 20% था, लेकिन अब 10 नहीं रहा है, अब तो 10 से ज्यादा हो गया मिश्रण, तो उसमें तो उतना नहीं होगा, तो उसमें 10% रहेगा। अब कितना ये मिलाया पता चल जाएगा। तो क्या कंटेंट बनाया? बालू मिलाया लोहा से, 10 से 10 चला जाएगा। और आप जानते हैं कि प्रतिशत ऐसे ही चला जाएगा। 20 हो गया बराबर 10 था, इधर आएगा -10 बराबर x, x बराबर कितना मिला है? 10 किलोग्राम, यानी अलग से 10 किलोग्राम बालू मिला है। कोई दिक्कत है बच्चों? ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं और बहुत तरीके से बनते हैं, इसको एडिकेट करके बना सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं तो जितना इजी से इजी सॉल्यूशन से बनाते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे बनाएंगे, a का 20% पहले था, बाद में मिश्रण बालू मिलाने के बाद b हो गया, b का 10% हो गया, 0 से 0 चला जाएगा, प्रतिशत अपने आप चला गया, यानी a रेशियो b बराबर 1 अनुपात 2। यानी 1 था जो 10 के बराबर था, 1 से 2 बढ़ गया, एक ही बढ़ाना, तो 1 10 किलोग्राम के बराबर था, यानी शुरुआत में मिश्रण 10 किलोग्राम था, वो 2 किलोग्राम हो गया, यानी एक ही तो बढ़ा, यानी मिलाया कितना बालू। तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट बताए जाएंगे, बशर्ते वो टॉपिक स्टार्ट होगा तब। अभी मैं समझता हूँ कि के सॉल्यूशंस को फोकस किया जा रहा है, तो ऐसे वैसे कंटेंट दिया जाए जिससे आप पेपर में जल्द करके चलेगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर्स मार्क। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस नामक टॉपिक का। प्रॉफिट एंड लॉस क्रैमूल और विक्रैमूल लाभ हानि जो होता है, तो लाभ हानि चैप्टर से है और क्वेश्चन से है एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक घोड़े को है ना 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने पर मिलता? देखिए सर, आपको ये मान के चलना है कि इंटरनली जो क्रैमूल है चाहे 1 रुपया क्यों ना, अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। अपने आप में ये मान के चलना है कि क्रैमूल अपने आप में 100% है, और अगर लाभ पर बेचेगा तो बढ़ेगा और हानि में बेचेगा तो कम में बेचेगा। तो अगर 100% सीपी था, 100% सीपी था और 25% के लाभ पर बेचा गया, कितना में? 20,000 रुपए में। 20,000 रुपए बेचने पर तो सेल करने पर, यानी एसपी। तो 20,000 कब है? 20,000 कब है ना सर? जब 25% लाभ पर बेचा था। तो 100 की सीपी थी और 25% के लाभ पर बेचेगा तो 25 का लाभ होगा, यानी एसपी कितना होगा? 125। ये पहले कंडीशन में था। नेक्स्ट कंडीशन में कहता है कि अगर 40% लाभ पर बेचा जाए तो 140 का वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि 25% लाभ पर तो बेचा ही गया है, यानी ये 125 की वैल्यू है। कब? जब 20,000 पर बेचा है तब। यदि उसे 40% लाभ पर यानी 140 में बेचता तो कितना मिलता? 125, 25 से 5 घंटे कट जाएगा और 25 8 200, यहाँ तक का शून्य कटा है, 2 शून्य बचा है। 5 से 16 85, 5 से 16 85, शून्य बच गया। 16 चौके 64 का 4 और 16 एक 16 और 6 22। देखिए हम इकाई अक्सर ही मार देते हैं, एक ही ऑप्शन में आया है। 16 चौके 64 का 4
हाथ में 6, 16 कम 16 6 22, 22,400 रुपये होना चाहिए, 20,400 गलत है साइड ऑप्शन। हाँ 22,400 है ऑप्शन, मैंने गलती लिखा है 22,400। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था जिसे आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को करते हैं, 18 नंबर है ना, आगे बढ़िए। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से कोई धन, कोई प्रिंसिपल है जो साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट की एसआई रेट से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए बच्चों, रेट मतलब पर ईयर की बात कर रहा है कि एक साल में कितना लेगा, इसकी बात कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई धन जो है साधारण ब्याज की 5 वर्षों में अपने का 1.5 गुना हो जाता है, यानी अगर 100 रुपया है प्रिंसिपल तो 1.5 गुना होने का मतलब 3/2 गुना अमाउंट कितना हो गया, 100 से 3/2 करोगे 150 आएगा बच्चों, 2 से 50 होगा 150 की 150, यानी ब्याज कितना लगा 50। ये 5 वर्षों में 50 लगा है सर, तो एक वर्ष में कितना लगा आपका 10। ध्यान दोगे, 5 वर्षों में ब्याज 50 का लगता है तो एक वर्ष में कितना लगेगा 10 का, यानी 100 रुपए पर एक साल में 10 रुपया लगता है, क्योंकि ये 5 सालों में लगा था बॉस, तो एक साल में कितना लगेगा 10 रुपया। एक साल में जो लगता है उसका इंटरेस्ट परसेंटेज कितना हो जाता है 100 पर 10 यानी रेट 10%। ऐसे फॉर्मूला भी आपके पास है, कौन आपको मना कर रहा है यार, बनाओ ना, एसआई इनटू 100 बटा प्रिंसिपल इनटू टाइम। एसआई कितना लगा भैया 50 रुपये गुना 100, प्रिंसिपल कितना था भैया 100, टाइम कितना था भैया 5 से 10। कोई बच्चा डायरेक्ट बनाता है कि अगर रेट निकालना है तो a-1 गुने 100/t, और अगर t निकालना है तो a-1 गुने 100 बटा r होता है। मुझे तो रेट निकालना था, टाइम से भागा दे देंगे, a-1 तो 3/2 -1 इंटू 100 अपॉन t, और t था 5 से चला जाएगा 20 बटे 100, तो 3/2 में से 1 चला गया, 1/2, 2 गुने 20, 2 10 20, रेट कितना हो गया दोस्त 10%। तो बहुत उपाय है सर, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत उपाय है। अगर कोई धन 2 से 3 हो गया, अगर कोई धन 2 से कितना हो गया 3, क्योंकि कही रहा है कि अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी कि था 2 हो गया 3, 1 रुपया ब्याज बढ़ा, 1 रुपया ब्याज कै साल में है 5 साल में, ठीक है, तो 1 साल में कितना ब्याज होगा 1/5। 1/5 क्या है, तो जब 1/5 की बात करेंगे तो 2 रुपए के हिसाब से 2 रुपया पर अगर 1/5 का ब्याज है, इसका मतलब है कि 1/5 गुने 100 ब्याज गुने 100 बटा मूलधन तो आपका 2 था और टाइम तो पता ही था 5 वर्ष। तो ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन 1/5 चला गया तो काम हो जाता है, इसलिए 100 मान लेते हैं ना कि इतने सस्पेंस नहीं रहे। देखिए 10% आ गया, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होता है वो है कैलकुलेशन। टीचर का कैलकुलेशन अगर समझ गए तो समझ लो टीचर की हर भाषा समझोगे, और तब आपका स्पीड बढ़ेगा, तब आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। स्पीड के लिए ही जाना जाता है मैथ, ठीक है। तो चलिए बच्चों 18 के बाद 19 नंबर सवाल को करते हैं, तब तक इसको आप नोट करें। चलिए बच्चों, ये है हमारा अगला सवाल 19 नंबर। यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है, तो उसी धनराशि का, उसी प्रिंसिपल का, उसी दर से, उसी रेट से, उसी समयावधि के लिए, उसी टाइम के लिए, उसी टाइम इंटरवल के लिए एसआई क्या होगा। देखिए बच्चों, सबसे बढ़िया होता है इसका कंटेंट क्या कि रेट को आप डिलीवर करें, तोड़ दें, फैक्टराइज कर दें, परसेंटेज वैल्यू ले आए। 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसके लिए हम लोग इस चीज को याद रखेंगे, 100% यानी 100/100 यानी 1, 50% यानी कि 100 का आधा हुआ तो 1 का आधा 1/2,
50 की आधा 25 हुई, इसकी आधी 1/4। 25 की आधा 12.5 होगा दोस्त, 1/8। 12.5 का आधा 6.25 होगा दोस्त, इसको लिखेंगे 1/16। 6.25 का आधा 3.125% होगा, 1/32। मैं फालतू नहीं लिख रहा हूँ, इस सब का यूज होगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि क्या फालतू चीज करवा रहा है। आप ध्यान दो भैया, 12.5% वार्षिक दर से 12.5% मतलब 1/8। 8 ये प्रिंसिपल का काम करेगा, इसको मूलधन बोलते हैं, और 1 ये क्या काम करेगा, 1 वर्ष का ब्याज। ये ध्यान दोगे बच्चे आप, 1 वर्ष का ब्याज, और 1 वर्ष के इंटरवल में जो साधारण ब्याज होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज, यही ध्यान रखना। तो 8 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 1 रुपया ब्याज लग के वो अमाउंट क्या रुपया हो गया, 9 रुपये। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर 1 साल की बात करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 को 9 लिख दिए। लेकिन जब 2 सालों की बात करेगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 सालों की बात करेगा क्यूब करेंगे, 4 सालों की बात करेगा पावर 4 करेंगे। ऐसे ही यहाँ 2 साल की बात करें तो स्क्वायर कर दे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 साल में 64 रुपया अगर मूलधन का, 8 का स्क्वायर 64, तो हो गया जाओ के 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। लेकिन ये तो सीआई, ये जो गैप होगा ये सीआई देगा, तो 64 से 81 हो गया, 81 से 64 चल जाएगा सर 17 होगा, यानी 17 रुपया सीआई होगा। लेकिन अब 8 का स्क्वायर जो 64 हुआ उसका 1 साल का साधारण ब्याज 1/8 हुआ, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 2/8, यानी एक तरह से 1/4।